देखिए, तो अभी तक हमने एफआईआर पढ़ ली, एफआईआर का पोर्शन पूरा कंप्लीट किया, विथ केस लॉ कंप्लीट किया, राइट। अब ये सब चीजें हो गई। अब बात आती है कि पुलिस एफआईआर जब कंप्लीट करेगा तो पुलिस को पावर कौन कौन सी रहेगी, ठीक है। अब हमें ये समझनी कि पुलिस को पावर कौन कौन सी रहेगी। तो 175 में सीधा क्लियर किया गया कि कॉग्निजेबल मैटर में क्या होती है, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने की क्या होती है, पावर होती है। लेकिन मैटर तो दो बनते हैं, एक तो नॉन कॉग्निजेबल बनता है और एक तो कौन सा बनता है, कॉग्निजेबल बनता है। मतलब कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन दोनों मैटर में होता है। लेकिन जब हम नॉन कॉग्निजेबल मैटर की इन्वेस्टिगेशन को पढ़ने पे जाते हैं तो हम क्या पाते हैं, हम ये पाते हैं कि जो 174 का 3 है और 174 का 4 है वो क्लियर कर देता है कि जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो होगी कैसे, 175 के जैसे होगी, भले मामला कैसा है, नॉन कॉग्निजेबल। इसका मतलब और इसका सिद्धांत क्या है, इन दोनों को पढ़ने का एक ही तरीका है, और इन दोनों को पढ़ने का एक ही तरीका है। इसका मतलब हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा कि पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर, पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर मतलब पुलिस ऑफिसर की क्या भैया, शक्ति, क्या करने की, इन्वेस्टिगेशन करने की, अन्वेषण करने की शक्ति। सिंपल सी कहानी है। प्री के ऑब्जेक्ट से देखें तो इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम सेक्शन है, लेकिन अगर मेंस के ऑब्जेक्ट से अगर मैं देखूं तो इसको पढ़ने के लिए काफी कुछ है, राइट। देखो इसको थोड़ा सा खोल देते हैं। देखो अब आता है संज्ञेय मामले में इन्वेस्टिगेशन करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। तो पहली वाली लाइन क्लियर कर देती है कि कोई भी थाने का भारसदक पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना संज्ञेय मामले का इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है। दूसरा इसमें लिखा है जिसकी जांच विचारण करने की थाने की सीमाओं के भीतर क्षेत्र की अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में अध्याय 14 के उपबंधों के अधीन। अध्याय 14 सीधा क्लियर कर देता है जुरिडिक्शन के बारे में कि किस कोर्ट को विचारण और जांच करने की अधिकारिता होगी, जहां पे एक्ट हुआ है उसको, जहां पे परिणाम निकला है उसको, जहां पे विभिन्न सर्कमस्टेंसेस में कहीं ना कहीं कनेक्ट हुआ है उसको, जहां पे कोई स्पेसिफिक ऑफेंस हुए हैं वो सेक्शन बांटी गई है 197 से, ठीक है ना। अब आप देखेंगे ये तो हो गया पहली चीज, मतलब जब हम इन्वेस्टिगेशन आरंभ करते हैं तो एक बेयरक्ट की लैंग्वेज को हम पहले डील करेंगे। अब बात कर लेते थोड़ा सा मेंस पे कि मेंस में आखिरकार ये कैसे पूछा जाएगा। मेंस में सीधा क्वेश्चन आएगा, संज्ञेय मामले में अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति का वर्णन कीजिए। तो कितनी सेक्शन बताई मैंने आपको, एक तो हमने बताई 179, 176 और 1, ये है जहां पे पुलिस ऑफिसर को पावर है, और ये पूरा टाइम पीरियड इन्वेस्टिगेशन के बीच चलता है ना, कॉग्निजेंस के पहले का, राइट। अब देखो प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम जब आती है जब हम मेंस फ्रेम करने जाते हैं। मेंस फ्रेम करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, जब भी आप सिनॉप्सिस बनाओगे इस चीज की, तो सिनॉप्सिस बनाते हुए आपको ये डिनोट करना पड़ेगा। पहली चीज आपको लिखनी पड़ेगी कि व्हाट इज कॉग्निजेबल मैटर, बताना पड़ेगा कि नहीं, ये आप लोगों का दिमाग है, बताना पड़ेगा कि नहीं, नहीं। क्यों बताओगे, क्यों बताओ, उसने ये बोला कॉग्निजेबल मैटर में पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है, पावर है उसको। तो पहली चीज ये नहीं बताना, ये पूछ ही नहीं रहा, यही तो है टाइम ड्यूरेशन और टाइम बचाना और क्वेश्चन की समझ पाना वैल्यू, क्योंकि मेंस का कोई फॉर्मेट होता नहीं है, मेंस को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जमाया जाता है। तो पहले अगर सबसे पहले आप जब लिखोगे इंट्रोडक्शन में कहीं पे भी, तो सबसे पहले ये बताओ पुलिस ऑफिसर कौन है, ये 2KR में दिया गया है, ये लिखोगे पहले। दूसरी चीज लिखोगे इन्वेस्टिगेशन के बारे में, दूसरी चीज किसके बारे में लिखोगे, इन्वेस्टिगेशन के बारे में लिखोगे, ठीक है ना। अब ये जो चीज है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन, यहाँ पे इसकी, ये थोड़ा सा आपने लिख दिया, राइट। इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा जो 175 जो हम पढ़ रहे हैं इसकी आवश्यक शर्तें लिखनी पड़ेंगी। क्या लिखनी पड़ेंगी, एक कंडीशन। तो आपकी जितनी भी कंडीशन है ये आपकी बेयर एक्ट है, ये आपकी क्या है, बेयर एक्ट। देखो तरीके होते हैं। अब
बोलते ना कैसे लिखना कि एज इट इज बेयरेक्ट लिखना है, लिखना तो है एज इट इज बेयरेक्ट, लेकिन एक सिनॉप्सिस होगी ना बेयरेक्ट लिखने की भी, उठा के बेयरेक्ट डायरेक्ट नहीं लिख सकते, कुछ तो एक क्राइटेरिया रहेगा, तो इसलिए मेंस का फॉर्मेशन थोड़ा सा ऐसा बनाया जाता है। अब उसमें बोला कि बेयरेक्ट में क्या लिखोगे, तो पहली चीज, पहला पॉइंट डाल लीजिए आप लोग, पहला लिखिए मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना संज्ञेय मामले का अन्वेषण, पहली लाइन ही आपका है, मतलब इसमें बोला गया मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, कंडीशन यही होनी चाहिए कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर को कॉग्निजेबल मैटर की इन्वेस्टिगेशन करना है तो विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट करेगा, विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट करेगा, राइट। चले, तो पहला आपका है, और पहला कंडीशन में आपकी जा रही है विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, पहली चीज। अब आप देखिए ये कहां दिया गया, 175 के 1 में दिया गया, इधर पे इतना ही लिखा है, प्रोवाइजो लिखा है, प्रोवाइजो प्रकार अपराध की गंभीर और गंभीर प्रकृति को पुलिस अधीक्षक या उप पुलिस अधीक्षक के मामले से अन्वेषण करने के लिए अपेक्षा कर सकेगा। देखो सीधी सीधी बात है, इंचार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना क्या कर सकता है, संज्ञेय मामले का इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, जांच विचारण करने की शक्ति उस अंदर क्षेत्र पे अधिकारता रखने वाले न्यायालय के बंद 14 के अनुसार होगी। सिंपल सी कहानी, ये आपका पहला पॉइंट और पहली आपकी बैरेक्ट की लाइन आ जाएगी, प्रोवाइजो ऐड कर देना। दूसरा आपका जो है इसमें बोला गया है, दूसरी आपकी आवश्यक शर्त क्या है, दूसरी आपकी आवश्यक शर्त है यही वाली, किसकी, आपकी 175 के 2 की। क्या शर्त है आवश्यक, दूसरी आवश्यक शर्त यह है कि किसी भी मामले में पुलिस अधिकारी को कार्रवाई किसी भी प्रकरण पर इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि मामला ऐसा मामला था जिसमें अधिकारी अन्वेषण करने के लिए सशक्त नहीं है। मतलब ये बोल रहा है डाउट नहीं किया जाएगा भैया, किस पे, इन्वेस्टिगेशन पे। इन्वेस्टिगेशन पे क्या नहीं किया जाएगा, डाउट नहीं किया जाएगा कि वो क्या नहीं था, एम्पावर नहीं था। सिंपल सी कहानी, ठीक है। इसके बाद आते हैं 175 के 3 पे। 175 का 3 क्या बोलता है, ये भी एक शर्त है। ये दोनों शर्तों को समझाने के लिए थोड़ी सी टेढ़ी खीर है ना। 210 पे जाते हैं, चीजें समझते हैं। मैंने आप लोगों से कल भी बोला था पहला और दूसरा लेक्चर देख के आना, देखा नहीं देखा, गलत। ये अब 210 इस अधीन सशक्त कोई मजिस्ट्रेट धारा 173 के 4 के अधीन शपथ पत्र द्वारा समर्पित आवेदन पर विचार कर लेने के पश्चात और ऐसी जांच जो वह आवश्यक समझे करने के पश्चात इस संबंध पे निवेदन किए जाने पर उल्लेखित किए गए अनुसार का अन्वेषण कर सकता है। लो सिंपल कहानी। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए 210 में कॉग्निजेंस है, पहली चीज क्या है 210 में, कॉग्निजेंस है मतलब संज्ञान। संज्ञान, संज्ञान मजिस्ट्रेट 3 तरीके से ही ले सकता है। पहले लेता है बाय पुलिस रिपोर्ट, दूसरा लेता है बाय कंप्लेंट पे आधार पर, वर्च्यू ऑफ कंप्लेंट, ऐसा लिखते जाओ, वर्च्यू ऑफ पुलिस रिपोर्ट, वर्च्यू ऑफ कंप्लेंट मतलब पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, वर्च्यू ऑफ कंप्लेंट मतलब कंप्लेंट के आधार पर, और ऑन मेरिट या डिस्क्रिशनरी पावर है ये स्वाभाविक पर, ठीक है ना, किस पे, स्वाभाविक पे, ठीक है। तो ये जो 3 चीजें हैं इस पे ले सकता है। अब इसमें जो आपका दिया जा रहा है 175 वो तो पुलिस रिपोर्ट है, वो तो क्या है, पुलिस रिपोर्ट है। तो पुलिस रिपोर्ट पे आधार पर मजिस्ट्रेट क्या लेता है, कॉग्निजेंस लेता है, देन इसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर देता है, कौन से सेक्शन के तहत, 175 के 3 के तहत। इसका मतलब समझना, मजिस्ट्रेट को पावर है आपके इन्वेस्टिगेशन में क्या करने की, रोकने की। मजिस्ट्रेट को पावर है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाने की, समझ रहे बात को। मतलब ये बोल रहा है कि मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है 210 में, और 173 के 4 के अधीन, 173 का 4 क्या था, अन्वेषण का ऑर्डर देता है, देता है कि नहीं देता है। और हमने पढ़ा था जो मैटर दो 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 तरीके का लग रहा है, या तो कॉग्निजेबल भी लग रहा है, नॉन कॉग्निजेबल भी लग रहा है, तो हम उसको क्या मान लेंगे, कॉग्निजेबल मान के मजिस्ट्रेट क्या करवा सकता है। तो ये वही चीज है। और ये पूरी कहानी कैसे चलती है, ये पूरी कहानी ऐसे चलती है जैसे कि आपका 2 का एफ है। 2 का एफ किसके बारे में बात करता है, चार्ज के बारे में,
करता है। और कंप्लेंट के बारे में कौन सा सेक्शन है? 2 का जी? नहीं, 2 के जी में तो कॉग्निजेबल मैटर है, एच है ना। 2 का एच, ये किसके बारे में बात कर रहा है? कंप्लेंट के बारे में बात कर रहा है। देखो कंप्लेंट हुई व्यक्ति की, अब ये कंप्लेंट में एक स्पष्टीकरण दिया गया है। स्पष्टीकरण में साफ साफ लिखा है कि पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन करता है, जब उसे पता चलता है कि ये तो यार नॉन कॉग्निजेबल मैटर है, तो जो जो रिपोर्ट सबमिट करी पुलिस वाले ने वो बन जाता है आपकी परिवाद, और पुलिस वाला बन जाता है परिवादी। जब परिवाद और परिवादी बन जाता है तो फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब पुलिस वाले ने इन्वेस्टिगेशन करी थी 173 के 4 की, बन गई वो किसकी बन गई? 173 के 4 की। और वो इन्वेस्टिगेशन कैसे करी उसने? 175 के तहत इन्वेस्टिगेशन करी उसने, क्योंकि उसको क्या डाउट था कि ये क्या है भैया, कॉग्निजेबल मैटर है, तो इन्वेस्टिगेशन 175 के थ्रू करी विदाउट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, क्योंकि कॉग्निजेबल मैटर है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई और उसको पता चलता है कि ये तो यार कौन सा मैटर है, नॉन कॉग्निजेबल मैटर है, तो नॉन कॉग्निजेबल मैटर में ये वाली चीज समझ में आई 173 का 4। तो अब आता है मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा कंप्लेंट पे, किस पे लेगा भैया? कंप्लेंट पे। कहां पे लेगा? वो भी 210 के 1 के बी में लेगा, 210 के 1 के बी में ले लिया। जब ये कॉग्निजेंस लेता है मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट क्या करता है यहाँ पे? मजिस्ट्रेट या तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन या री इन्वेस्टिगेशन का प्रावधान करेगा। तो अब बोले ये तो कैसे, पुलिस वाले ने तो कर ली है, तो बोले नहीं, ये पावर है मजिस्ट्रेट को। किस सेक्शन में मिली है? ये मिली है 175 के 3 में। अब बोले कैसे मिली है? देखो लिखा है 173 के 4 के अधीन शपथ पत्र द्वारा समर्पित आवेदन पर विचार करने के पश्चात जांच या आवश्यक समझे इस संबंध में निवेदन पर उल्लेखित अनुसार अन्वेषण का आदेश कर सकता है। ये देखो सिंपल सी कहानी बोला, ये कौन सा मैटर है? नॉन कॉग्निजेबल मैटर के अधीन अगर कोई शपथ पत्र द्वारा आवेदन किया गया है, कहां पे? 210 में कोई मजिस्ट्रेट है, सशक्त कोई मजिस्ट्रेट है, कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट है। अब 100 आपका 73 का 4, एक बार फिर पढ़ो उसको, और पढ़ो जरा 173 का 4 आपसे क्या बोल रहा है। कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के भारप्राप्त हम्म अधिकारी से धारा 1 में निर्दिष्ट सूचना को अभिलिखित करने से इनकार करने से व्यथित है, ऐसी सूचना का सरल लिखित रूप में एक डाक द्वारा संबंध। आप समझो, सुनो 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 सुनो, 173 का 4 में है इनकार करता है, क्या करता है? इनकार करता है। अब इस इंकारी का जो प्रभाव है, इस इंकारी का जो प्रभाव है, वो इंकारी का प्रभाव कैसा? उसकी इन्वेस्टिगेशन तो सुपीरियर ऑफिसर भी करा सकता है ना, या उसकी इंफॉर्मेशन कौन करा सकता है? मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट को पावर कहां मिली? 175 के 3 में। मजिस्ट्रेट को पावर कहां है? वो भी कॉग्निजेंस लेने के अधीन आवेदन पर विचार करने के पश्चात उसको बोल रहा है निवेदन पर अन्वेषण का आदेश दे सकता है, ठीक है ना, उसके अधीन 210 के अधीन चल रहा मैटर, ठीक है। अब सुनिए एक और कहानी, आओ फिर से आओ, पहले बात करते हैं मैटर पे। मैटर एक तो है कॉग्निजेबल और एक मैटर है आपका नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल कहाँ डिफाइन है आपके? 2 के जी में, कॉग्निजेबल 2 के ओ में, नहीं उल्टा हो गया क्या, 2 के जी में और 2 के ओ में, राइट। इसके बाद आपका कॉग्निजेबल मैटर कहाँ है? 173 में एफआईआर। इसके बाद नॉन कॉग्निजेबल मैटर कहाँ है? 174 में नॉन कॉग्निजेबल मैटर। इसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ है? 175 में। इसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ है? 174 के 3 में और 174 के 4 में। ये इसकी इन्वेस्टिगेशन की प्रोविजन, एक में पावर है एक में प्रोसीडिंग है, राइट। अब हमें कहानी पर कहाँ ले जाना है? हमें कहानी को ले जाना है इन दोनों सेक्शन को एक जगह, कहाँ पे ले जाना है हमें? 2 के एच में। 2 के एच पे एक स्पष्टीकरण है, मतलब वो एक्सप्लेनेशन है, वो एक्सप्लेनेशन बोल रहा है पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन करता है कॉग्निजेबल मान के, मतलब वो मामला मान रहा है 2G मान के उसने क्या करी? इन्वेस्टिगेशन करी 175 की। किसकी करी? कॉग्निजेबल माना, मतलब एफआईआर हुई,
एफआईआर हुई, कॉग्निजेबल मान के उसने क्या कर दी, इन्वेस्टिगेशन कर दी। और इसकी पावर कहाँ मिली, 175 की। अगर मामला नॉन कॉग्निजेबल भी होता तो हमें क्या करना था, कॉग्निजेबल मान के ही हम क्या करते, इन्वेस्टिगेशन करते। लेकिन वो मान ही क्या रहा है, वो मान रहा है कि मैटर क्या है भैया, कॉग्निजेबल है, तो इसलिए वो नहीं छोड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि जब पता चलता है आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, सिंपल सी कहानी है, उसमें मिलता है उसको क्या कि ये मैटर कैसा भैया, नॉन कॉग्निजेबल है। ये मैटर कैसा है, नॉन कॉग्निजेबल है। अब जब मैटर ही नॉन कॉग्निजेबल है तो मुझे बताइए 175 की इन्वेस्टिगेशन होगी क्या, नहीं होगी। कौन सी, 174 की 3 की और 174 के 4 की। इसका मतलब पुलिस वाले को पावर मिल जाएगी यहाँ पे, कहाँ पे मिलेगी, 174 की 3 की और 174 के 4 की मान लेंगे। और यही हमने पढ़ा है कि ये इन्वेस्टिगेशन कैसे करता है, 175 की तरह। मतलब कान यहां से घुमा के यहाँ पे यों की तो पकड़ लिए, पकड़ लिए, कोई अंतर आया नहीं आया, लेकिन ये लॉ ने बोला है इसलिए हमने मान लिया। चलो थोड़ा सा और देखते हैं इस चीज को और खींचते हैं। बोले ठीक है, आपने बोला कि ये पता चला कि यार नॉन कॉग्निजेबल मैटर है। देन इसके बाद अलग अगला शब्द आया, बोले कि जो पुलिस वाला हो गया, अब इसमें जो पुलिस ऑफिसर है वो क्या हो गया, वो एज अ कंप्लेनेंट हो गया, मतलब परिवादी हो गया। और जो पीआर सबमिट करी है पुलिस रिपोर्ट, जो पीआर सबमिट करी है पुलिस रिपोर्ट, वो क्या हो गई, वो आपकी कंप्लेंट हो गई। सिंपल सी कहानी। अब जब कंप्लेंट हो गई तो उस पे कौन आएगा, मजिस्ट्रेट आएंगे। मतलब जब पुलिस रिपोर्ट होता है तो उस पे 210 के ए में मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है। जब कंप्लेंट होता है तो उसमें 210 के 1 के बी में कौन रहता है, मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है। कंप्लेंट पे ये, कंप्लेंट पे ये। लेकिन बात क्या फंस रही, बात ये फंस रही है कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन मामला कैसा पड़ा, मामला पड़ा नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल पड़ा तो कंप्लेंट वाले मैटर पे इन्वेस्टिगेशन करनी, कंप्लेंट वाले मैटर पे आपको क्या करनी चाहिए, कॉग्निजेंस लेना चाहिए। लेकिन जब 175 पढ़ते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन उसी की तरह होता है, तो ये बोला जाता है कि अगर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा तो इसके अधीन लेगा, और इसके अधीन लेगा तो इन्वेस्टिगेशन तो हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन 175 की हो चुकी है ना, कॉग्निजेबल मैटर की इन्वेस्टिगेशन हो गई। लेकिन इसमें एक चीज बोली गई, क्या बोली गई, देखो यही कहानी है। इसमें बोला गया ये तो हो गया ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति एफआईआर ही नहीं लिख रहा हमारी तो मैंने आपको बताया था एफआईआर नहीं लिख रहा तो 4 जगह जाएगा। मतलब 173 के 4 में बताया था कहां कहां जाएगा, एक तो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के पास जाएगा, एक तो मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएगा, एक तो हाई कोर्ट चला जाएगा 528 में, और एक और जगह बताया था मैंने। नहीं देखा, अच्छा अभी देखा ही नहीं है। एक जगह और जाता है, अब ये एक जगह कौन सी है ये बताना है आप सबको। बताओ कहाँ जाएगा। हम्म बताओ। अरे यही तो है, यही तो पढ़ रहे हैं। कहाँ, यहाँ पे 175 के 3 में यही है। यस, ये बाकी तो सब जगह लिख दिया ना, 210 लिख दिया, ये हो गया 210, ये हो गया आपका 164 का 3, मतलब एसपी साहब के पास, सुपीरियर ऑफिसर के पास, ये आपका 528 हो गया। और ये बचा खुचा आपका कहाँ जा रहा है, 175 की 3 में जा रहा है। देखो सिंपल कहानी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। देखो अब ये तो चीज आपकी समझ में आ गई। तो इसका कुल मिला के हमारा जो सेक्शन गया वो कहाँ गया, 175 के 3 में। इसका मतलब यहाँ पे कोई मजिस्ट्रेट बैठेगा, और वो मजिस्ट्रेट क्योंकि 10 में तो जा रहा है वो डायरेक्ट बाय कंप्लेंट, बाय कंप्लेंट। इसमें जा रहा है बाय पुलिस रिपोर्ट, किसके पास जा रहा है, मजिस्ट्रेट के पास। अब यहां पे कैसे जाना है वो प्रोसीडिंग है। अगर आपको मजिस्ट्रेट के पास जाना है तो पहली चीज आपको 210 के 1 के ए के आवेदन लगाना पड़ेगा, जो आप एप्लीकेशन लगाओगे, एप्लीकेशन के पास समक्ष एक एफिडेविट भी साथ में लगाओगे। एफिडेविट और एप्लीकेशन पे जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो विचार करेंगे, और विचार करने के बाद उनको लगता है कि वास्तविकता में इसमें एफआईआर नहीं लिखी रही थी,
तो हम ये जानेंगे कि एफआईआर क्यों नहीं लिखी, इसकी हम क्या कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। पहले हम क्या कराएंगे भैया, इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। और जैसे ही हमें इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और पता चलता है, तो अब देखो सिंपल कहानी है, लिखा है कि चौथे वाले में कि 210 के अधीन कोई सशक्त कोई मजिस्ट्रेट लोक सेवक के विरुद्ध परिवाद की प्राप्ति पर, अब ये बोल रहा है, वो लिख नहीं रहा था एफआईआर, तो हम कंप्लेंट करेंगे किसकी, 210 के अधीन। कहां पे, अब डायरेक्ट जा रहे हैं कहां पे, 210 में, डायरेक्ट यहां पे नहीं आ रहा है, अब पहले डायरेक्ट यहां पे आ रहे थे, अब डायरेक्ट हम कहां जा रहे हैं, 210 पे जा रहे हैं। तो अब हमारा विचार कहां होगा, विचार कौन पे करेगा भैया, वो 210 पे हमारा विचार करेंगे। और 210 पे विचार करने के बाद मतलब परिवाद की प्राप्ति पर शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान अगर उत्पन्न हुआ है, मतलब जो भी ड्यूटी वो कर रहा था और उस दौरान उत्पन्न हुआ है, तो उसमें बोला जाता है कि निम्नलिखित अध्याधीन रहते हुए, पहला ए, वरिष्ठ अधिकारी से घटना की तथ्य और परिस्थितियों की अंतर्विष्ट करने वाली रिपोर्ट, वो बोलेंगे भैया सर्कमस्टेंसेस जो क्रिएट हुए थे उस टाइम पे, घटना की रिपोर्ट बताइए कैसे क्या हुआ था, पहली चीज। दूसरी चीज बोलेगा कि लोक सेवक द्वारा जो दृढ़ कथन ऐसी स्थिति के बारे में जिसका परिणाम यह अभिकथित घटना पर विचार करने के पश्चात अन्वेषण के आदेश पर कर सकेगा, किसके आदेश पर करेगा, इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर पर कर सकेगा। तो ये बोल रहा है देखो, पश्चात विचार करने के पश्चात इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देगा, इसका मतलब दो चीजें फिर आई, कौन सी चीजें फिर आई, दो चीजें फिर आई, देखो इतना बना लिया ना आप लोगों ने, अभी बना लेना है ना, दिख रहा है ना इतने में तो प्रॉपर। चलो लास्ट बचा है, यहां से अलग पोर्शन है, ये अलग पोर्शन है, ये 210 के 1 के ए वाला पोर्शन है जहां पे पीआर है, जहां पे क्या है, लेकिन ये बोल रहा है डायरेक्ट 210 में गए और 1 के बी में हमने क्या कर दी, कंप्लेंट कर दी। और हमने कंप्लेंट किसकी की, अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, कि भैया वो ड्यूटी नहीं निभा रहा है, उनके विरुद्ध परिवाद कर दिया, क्योंकि निर्वहन के दौरान उत्पन्न हुआ है जो भी मैटर हुआ है। तो जो उसके वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से घटना के तथ्यों के अंतर्विष्ट करने वाली रिपोर्ट की प्राप्ति और लोक सेवक द्वारा दृढ़ कथनों की स्थिति के बारे में परिणाम यह विगत घटना है विचार करने के पश्चात इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देगा। तो ये बोल रहा है पब्लिक सर्वेंट के अधीन इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर तभी देंगे जब वो विचार कर लेंगे, क्या कर लेंगे भैया, विचार करेंगे। विचार करेंगे दो चीजों पे, पहली चीज पे तो घटना की स्थिति पे, घटना की स्थिति पे विचार करेगा, और रिपोर्ट मांगेगा। पहली चीज तो रिपोर्ट किससे मांगेंगे, आपके एसपी साहब, वरिष्ठ सुपीरियर पुलिस ऑफिसर से, है ना। और विचार करने के पश्चात देन फिर क्या होगा, यहाँ पे फिर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया जाएगा। लीजिए, ये सिंपल सी कहानी थी आपकी भी एक्ट की। अब आपका जो 175 का 3 है, पूछा जाता है प्री में, ये संज्ञान के पहले का मैटर है, ये कॉग्निजेंस नहीं लेता मजिस्ट्रेट, ये सिर्फ हम क्या लगा रहे हैं, ये बिफोर कॉग्निजेंस है। क्या है ये, बिफोर कॉग्निजेंस। हम क्या जा रहे हैं, यहां पे जा रहे हैं बिफोर कॉग्निजेंस 175 का 3 में, बिफोर कॉग्निजेंस एप्लीकेशन एफिडेविट पर विचार करके इन्वेस्टिगेशन करा देगा, कॉग्निजेंस नहीं लेगा। तो ये एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट साहब का यूज किया गया, मजिस्ट्रेट वर्ड, इसका मतलब है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ना कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं दे सकता, ये भी याद रखना। 175 के 3 में जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो अभियुक्त व्यक्ति की आदेशिका जारी कर सकते हैं, आदेशिका जारी करने के बाद ही अन्वेषण का आदेश देंगे, ठीक है ना, इस धारा के अधीन। मतलब समझना, अगर मजिस्ट्रेट साहब 175 के 3 का यूज कर रहे पावर का और मजिस्ट्रेट आदेशिका जारी कर देते हैं तो फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगा, उसके बाद आदेशिका जारी करने के बाद इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बिफोर कॉग्निजेंस का मैटर है, संज्ञान लेने के पहले का। समझ में आई, ठीक है।
क्लियर कॉन्सेप्ट ये है। इसमें आपको एक चीज समझना पड़ेगी, एक और कॉन्सेप्ट समझ लो यहाँ पर, यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ का तो समझ में आया कि पुलिस अधिकारी के अगर ऑन ड्यूटी अगर ऐसा करता है तो भैया क्या कर सकता है, पुलिस अपने अधिकार का यदि दोषपूर्ण प्रयोग कर रहा है तो उपचार याचिका के रूप में भी ये अधीन है ना, उपचार याचिका के रूप पे भी ये अधीन है। जैसे कि अगर 173 का 175 की 3 का यूज हो रहा है और संज्ञान के पहले पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर देता है, ठीक है। अब जब ऑर्डर देता है तो सबसे पहले और पुलिस वाले से ये काम ना करेगा कि एक काम करिए आप फाइनल रिपोर्ट सबमिट करिए, फाइनल रिपोर्ट हमें क्या चाहिए, प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले जब मामला जाता है तो फाइनल रिपोर्ट सबमिट होने के पास दो चीजें हैं। एक तो पहली चीज साक्षियों को नोटिस देगा, परिवादी को नोटिस देगा, साक्षियों को बुलाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है ये पुराने वाले सीआरपीसी में तो 200 था, कितना था 200। नए वाले में देखिए कौन सा सेक्शन है, पुराने वाले में तो ये 200 है। इशू ऑफ प्रोसेस एग्जामिनेशन 223, कितना है 223। और एक और साक्षियों को दर्ज करने, मतलब साक्ष्य के कथन दर्ज करने, और उसके पश्चात आपके 227 में इशू ऑफ प्रोसेस जारी कर देता है, मतलब आदेशिका क्या कर देता है, जारी कर देता है। इसका मतलब यहां से कहानी फिर स्टार्ट होती है एक और। कौन सी कहानी, यहाँ को और अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि ये बिफोर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर है। यहाँ पे बोला गया कि पुलिस यदि जो है वो दुरुपयोग करता है अपनी पावर का, दुरुपयोग करता है तो ये आपको कहाँ पावर दी गई है, यहाँ पे उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए, घटना के इन्वेस्टिगेशन जारी करने के लिए, वो भी 210 के अधीन पावर है। किसके, 210 के अधीन पावर है। मतलब इस मामले में ये सब चीजें बिफोर इन्वेस्टिगेशन चल रही, लेकिन कैसी चल रही, तो इसके लिए समझना पड़ेगा कि बिफोर कॉग्निजेंस चल रही। तो कैसे चल रही बिफोर कॉग्निजेंस, संज्ञान लेने के पहले। तो सीधी बात है, ये कंप्लायंस तो ले रही है, क्या ले रहा है, 223 का कंप्लायंस ले रहा है। इसमें परिवादी को नोटिस जाएगा और साक्षी वगैरह की परीक्षा की जाएगी, साक्षी के कथन लिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 227 की आदेशिका जारी होगी। आप याद रखना, आदेशिका जारी अगर हो गई तो फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, ये याद रखना। मतलब पर्याप्त कारण है उसके पास आदेशिका जारी करने का, रीजन है उसके पास, तब तो वो माना जाएगा कि कॉग्निजेंस लेके आगे प्रोसीड कर दिया है। लेकिन अगर नहीं है, सिर्फ अकेला ये चीज करिए, क्योंकि अगर आपको जानना है कि आपका सेक्शन 210, आपका सेक्शन 210 के अलावा 223 और आपका सेक्शन 227, ये जो है ये जो है ये 175 के 3 के अधीन मामले के संज्ञान के पूर्व, और आपका जो मजिस्ट्रेट साहब है वो चैप्टर 14 जो आपका बोला गया है ना, उसमें उपबंधों के मामूली संज्ञान अगर करता है तो 175 के 3 में इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश देने के लिए क्या है, विधि प्राधिकृत कर देगी। सिर्फ चैप्टर 14 जो आपका चैप्टर 15 जो है उसके अधीन काम करता है। जो चैप्टर आपका 15 है कार्रवाइयों शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें, मतलब ये अगर उसके अधीन आती हैं चीजें तो फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर देने की पावर उसको हो सकती है। लेकिन एक चीज है, प्रोवाइजो में एक क्लियर पॉइंट बोलता है, वो भी 224 का प्रोवाइजो पढ़िए, लिखा है प्रोसीजर माय मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टेक कॉग्निजेंस ऑफ केस। ये बोल रहा है किस मामले में मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, उसका प्रोवाइजो पढ़ के वापस आइए, पढ़िए प्रोवाइजो जरा। 224 का प्रोवाइजो दिया है, अरे दिया होगा। अरे 23-25 का होगा, देखो परंतु अन्वेषण के लिए है पोस्टपोन द केस। हाँ 225 का प्रोवाइजो पढ़िए थोड़ा सा सेक्शन। परंतु अन्वेषण के लिए ऐसा कोई निर्देश वहाँ नहीं दिया जाएगा जहाँ मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अपराध जिसका परिवाद किया गया है अन्यथा सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। बात खत्म हो गई। मतलब ये बोल रहा है उस मामले में नहीं दिया जाएगा जिसका परिवाद किया है और वो विचारण सेशन द्वारा किया जाना है। तो क्लियर पॉइंट हो गया कि चैप्टर 15 की कार्रवाई जब तक नहीं उपबंधों के प्रकार पे नहीं आता तब तक मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर भी नहीं दे सकता। अगर वो आता है उस सेक्शन उस चैप्टर में जो प्रोसीडिंग है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका 225 का प्रोवाइजो क्लियर कर देता है, मतलब 225 का प्रोवाइजो भी जाएगा, किसका 225 का। परंतु इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, किसको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर ये फॉलो होता है तो इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, तो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं दे पाएगा, है ना।
इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं दे पाएगा। ये वाली चीज क्लियर हुई? मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको उसको 225 के प्रोवाइजो से बचना पड़ेगा। 225 का प्रोवाइजो अगर है तो नहीं होगा, अगर नहीं है तो होगा, राइट। इसका मतलब मजिस्ट्रेट संज्ञान करने के लिए चुनाव करेगा। क्या करेगा? इलेक्शन। यही तो बात है ना, यहाँ पे क्या हो रहा, चुनाव करेगा। 200 चुनाव करेगा। यह चुनाव करेगा कि भैया मामला क्या है, परिवाद का है या मामला क्या है कि पुलिस रिपोर्ट का है। मामला अगर परिवाद का पर्याप्त कारण है तो आदेशिका जारी कर देगा, ठीक है। परंतु आदेशिका जारी करने के पूर्व वो ये अपेक्षाएं तो करेगा कि पहले परिवादी की क्या हो जाए, परीक्षा हो जाए, साक्षियों के कथन क्या हो जाए, नोट किए जाएं। दूसरा ये बोलेगा कि आदेशिका जारी करने के लिए निलंबित भी कर सकता है स्वयं को, और डायरेक्ट क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन जांच के लिए क्या दे सकता है, आदेश दे सकता है निलंबित करके, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के लिए। और ये कब देगा? कॉग्निजेंस लेने के पहले, क्योंकि जब तक आदेश का जारी नहीं होगी वो कॉग्निजेंस नहीं ले पाएगा, ठीक है। सिंपल कहानी हो रही, क्लियर हो रहा है सेक्शन के क्या है, चीजें कैसी चल रही हैं। इसलिए बोल रहा था मैं कि ये चैप्टर बहुत लंबा है, ये सेक्शन देखने में छोटा है लेकिन है बहुत ही, ठीक है। क्योंकि 227 के बाद जो चलेगा या 225 का जो है ना, इसके बाद जब परीक्षा हो जाती है, जब वो मजिस्ट्रेट आदेशिका जारी करता है तो ये हो गया आफ्टर कॉग्निजेंस मैटर। और इसके पहले का जो ऑर्डर है खुद को पोस्टपोन रखता है चीजों को, जांच विचारण को। मतलब इसमें लिखा है कि मजिस्ट्रेट आदेशिका जारी करने की प्रक्रिया को जब तक निलंबित रखेगा और पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्या दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है, लेकिन इसके पास पर्याप्त आधार होने चाहिए। और अगर पर्याप्त आधार हैं और इन्वेस्टिगेशन कर दी और जांच कर दी और जो कंप्लेंट उसके पास आई है तो उसको भी निरस्त कर सकता है अगर पर्याप्त आधार नहीं है। तो जैसे कि आपका लिखा है कौन से सेक्शन में, 226 में। इसमें लिखा है 226 में डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट वाला मैटर। ठीक है ना। केस का नाम लिखो, अब देखो, देवरापल्ली लक्ष्मी नारायण रेड्डी वर्सेस वी नारायण रेड्डी। देवरापल्ली लक्ष्मी नारायण रेड्डी वर्सेस वी नारायण रेड्डी 1976 का केस है। देवरापल्ली लक्ष्मी नारायण रेड्डी वर्सेस वी नारायण रेड्डी, उसमें आपको बताया गया है AIR 1976 का केस है। इसमें दोनों में डिफरेंस बताया गया था। किसमें डिफरेंस बताया गया था? एक तो 175 के 3 में, और दूसरा आपका जो सेक्शन है वो आपका सेक्शन 225 175 के 3 में। क्योंकि दोनों में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर है ना। अभी आप पढ़ के आए कि नहीं आए? उन्होंने बोला कि अगर अन्यथा सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे देंगे, अगर विचारणीय है तो नहीं देंगे। यही तो बोल रहा है, यही बोला कि नहीं बोला? यही तो बोला, इसके अलावा कुछ बोला ना बोला, ठीक है ना। तो सिंपल सी कहानी है। इसमें ऑर्डर आया था दोनों में विभेद करने के लिए, माननीय जो आपका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आदेश के बीच जो विभेद उच्चतम न्यायालय ने क्रिएट किया था। केस का नाम लिखो एक और, इसी के अंदर एक केस का यूज किया गया था। देखो केस का नाम हरजिंदर सिंह वर्सेस पंजाब राज्य। 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 AIR नहीं है इसका। इसमें यह बोला गया था कि यदि कंप्लेंट या परिवाद या पुलिस प्रतिवेदन, मतलब आपकी जो पुलिस रिपोर्ट या पुलिस FIR के में वर्णन पूर्णतः भिन्न और विरोधाभासी हैं, अगर एक साथ नहीं है, एक से नहीं है, अलग अलग हैं, तो प्रकरण का विचारण भी कैसे होगा, अलग अलग होगा। जिस मजिस्ट्रेट को संज्ञान करने की शक्ति है, अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का पावर दे सकता है। बात खत्म हो गई। वो भी कहां पे? दोनों में अलग अलग तरीके से, ठीक है ना। दोनों में अलग अलग तरीके से, ठीक है। एक बिफोर कॉग्निजेंस का है और एक आफ्टर कॉग्निजेंस का है, जिसमें प्रोसीड जारी हो जाती है, चीजें इन्वेस्टिगेशन के लिए चली जाती हैं, ठीक है। दूसरा केस लिखिए, मोहम्मद यूसुफ वर्सेस अफाक जहां। मोहम्मद यूसुफ वर्सेस अफाक जहां। मोहम्मद यूसुफ वर्सेस अफाक जहां वर्सेस अन्य, 2006 का मैटर है।
इसमें बोला गया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था इसमें कि न्यायिक मजिस्ट्रेट पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 के 3 में एफआईआर दर्ज करने तथा उसका इन्वेस्टिगेशन कराने का आदेश दे सकता है। एफआईआर दर्ज करने का भी और इन्वेस्टिगेशन कराने का आदेश दे सकता है 175 के 3 में, ये पावर है। लेकिन यदि वह ऐसा करता है तो जो परिवाद है या तथा परिवाद के शपथ पर परीक्षण नहीं किया जाएगा, मतलब एफिडेविट पे क्या नहीं होगा, परीक्षा नहीं करेगा अगर ऐसा यूज कर रहा पावर का तो, और उसके द्वारा संज्ञान भी नहीं लिया जाएगा जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। इसके बाद एक और केस लिखिए, ये लिखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये सब। एक और केस, दिलावर सिंह वर्सेस दिल्ली राज्य 2007। दिलावर सिंह वर्सेस दिल्ली राज्य 2007। इसमें बोला गया था कि अगर पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं कर रहे हैं तो 175 के 3 में मजिस्ट्रेट को पावर है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाने की। दिलावर सिंह वर्सेस दिल्ली राज्य 2007। दिलावर सिंह वर्सेस दिल्ली राज्य 2007। इसमें बोला गया था प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराने की मजिस्ट्रेट को पावर है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराने की मजिस्ट्रेट को पावर है। एक और केस लिखिए, लिखते जाइए। साकिरी वासु वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य 2007। साकिरी वासु वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य 2007। इसमें बोला गया था कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं की 173 के 4 में और साथ ही साथ 175 के 3 में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही है तो एक्यूज्ड पर्सन, सॉरी पीड़ित पर्सन 528 में आवेदन लगाएगा माननीय हाईकोर्ट के समक्ष, और माननीय हाईकोर्ट इनहेरेंट पावर का यूज करके, अंतरित शक्ति का यूज करके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देगा, और जो कि किसकी कस्टडी में, किसके अधीन रहेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अधीन रहेगा। सिंपल सी कहानी है, मतलब इसमें 528 इनहेरेंट पावर का यूज के बारे में बताया गया कि वहां पे इसका, इसलिए मैंने बोला ना 4 तरीके की रेमेडी है ना, ये केस का नाम है, ये इसकी तरीके से चलना है। एक और फेमस केस, धर्मेंद्र भाई वासुदेव भाई, धर्मेंद्र भाई वसुदेव भाई वर्सेस गुजरात राज्य 2009। धर्मेंद्र भाई वासुदेव भाई वर्सेस गुजरात राज्य 2009। इसमें बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि न्यायिक मजिस्ट्रेट इनहेरेंट पावर नहीं रखता, अंतर्निहित शक्ति नहीं रखता है। कौन? न्यायिक मजिस्ट्रेट। न्यायिक मजिस्ट्रेट सिर्फ देखरेख कर सकता है। क्या कर सकता है? सिर्फ देखरेख कर सकता है, और वह सिर्फ इस प्रकार का आदेश पारित कर सकता है जो कि पूर्ववर्ती आदेश को प्रभावित रख सके। ठीक है ना? वो ऊपर वाले को देख के आया ना, उन्होंने बोला इनहेरेंट पावर का हाईकोर्ट यूज करेगा, और न्याय मजिस्ट्रेट को बोलेगा कि तो आपकी देखरेख में होगा, तो देखरेख में वो बोल रहे हैं ऐसा ऑर्डर पारित नहीं करोगे जो हमारी पावर को क्या कर दे, कम कर दे। ठीक है, तो ये उसमें बोला गया था। आपका एक और केस लिख लो, केस का नाम ही अकेला लिख लो, माधव वर्सेस अन्य महाराष्ट्र राज्य। माधव वर्सेस अन्य महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, चलो। अब ये बोल रहा है
मजिस्ट्रेट को जब भी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर देंगे मजिस्ट्रेट साहब, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर दे रहा मजिस्ट्रेट साहब, तो ये बोल रहा उपयुक्त व्यक्ति चाहिए जिस पे विश्वास हो सके, क्योंकि हमारा जो पहला वाला व्यक्ति जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उसको ही तो हमें डर था, इसलिए तो हम दोबारा इन्वेस्टिगेशन या री इन्वेस्टिगेशन या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो उसमें बोला गया कि कौन से व्यक्ति चाहिए भैया, कौन से व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशन का भार सौंपोगे अब, तो बोला है कि थाने में शिकायत करने वाले पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध, यदि शिकायत थाने में पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध है तो अन्वेषण का कार्य सौंपने के लिए जनता में विश्वास नहीं है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट स्वयं संज्ञान करके जांच करनी चाहिए और अन्वेषण करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को देगा। किसको देगा? अब वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को देगा। पुलिस अधिकारी स्वयं एक मामले का साक्षी रहेगा, ठीक है। अगर उसको रिश्वत दी गई है तो पुलिस अधिकारी के अन्वेषण के लिए काम सौंपना अनुचित होगा, क्योंकि उसने रिश्वत ले ली है, ठीक है ना। समझ में आई पूरी कहानी? एक और चीज, यदि मजिस्ट्रेट ने ऑन मेरिट संज्ञान ले लिया है तो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं होगा, डायरेक्ट जांच होगा। क्या होगा? डायरेक्ट जांच होगा। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, 173 की जांच होगी और 175 के 3 की जांच होगी और 174 के 3 की क्या होगी? उसकी भी जांच होगी। जांच के लिए आदेश जाएगा बस। सिंपल कहानी में मैंने इतना सब कुछ आप लोगों को समझाया। अगर सिंपल कहानी में देखा जाए तो देखो क्या था। एक सेक्शन था 223, एक सेक्शन था 210, एक सेक्शन था 225, एक सेक्शन था 175 का 3, 100 था 174 का 3। यही था कहानी। ये है नॉन कॉग्निजेबल, ये है कॉग्निजेबल मैटर की इन्वेस्टिगेशन, ये है आपके आफ्टर कॉग्निजेंस, ये बिफोर कॉग्निजेंस है। यहाँ पे आपका 3 तरीके का है, ऑन मेरिट भी हो सकता है, बाकी पुलिस रिपोर्ट भी हो सकती है और कंप्लेंट भी हो सकती है, और ये आपकी कंप्लेंट पे ही है, कंप्लेंट पे एग्जामिनेशन। अब सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी कहानी कि अगर इन्वेस्टिगेशन करना है तो जब सबसे पहले एफआईआर होती है, किसकी एफआईआर? 173 में क्या होती है? एफआईआर होती है। तो सबसे पहले कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट को पता चलेगा कि अगर नॉन कॉग्निजेबल मैटर है तो प्रोसीडिंग कहाँ चलेगी? 174 के 2 की, सॉरी वहां पे है पावर, है ना, प्रोसीडिंग अन्वेषण की प्रक्रिया, तो 174 के 2 की चलेगी। फिर इसके बाद अगर कंप्लेंट वाला मैटर है तो कंप्लेंट वाला मैटर जाएगा डायरेक्ट कहाँ पे? 223 में जाएगा कि नहीं जाएगा? 223 में किसी अपराध का संज्ञान ग्रहण करेगा, 210 के बी 1 के बी में संज्ञान ग्रहण किया, 210 के 1 के बी में, तब इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर देगा। तो वापस से ये जो कंप्लेंट वगैरह चीजें हैं ये कहाँ पे चली जाएगी? ये कहाँ पे चली जाएगी? यहाँ पे चली जाएगी। किसको देगा? 175 के 3 में चले जाएगा, ये मैंने बताया। देन इसके बाद अगर डायरेक्ट परिवाद वाला मैटर है, परिवाद वाला मतलब डायरेक्ट कंप्लेंट बेसिस पे है, 2 के एच वाला, वहां वाला मैटर है, तो वहां वाला मैटर डायरेक्ट जाएगा, मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा, कॉग्निजेंस लेने के बाद 223 की प्रोसीडिंग करेगा, 223 की प्रोसीडिंग करने के बाद ये वाली चीज देखेगा 225 की, अगर पर्याप्त कारण है तो 227 में आदेशिका जारी कर देगा, नहीं तो डिसमिसल कर देगा 226 में, बात खत्म। समझ में आया? कुछ इसको एक बार और देखना लेक्चर को, तब आपको समझ में आएगा कि प्रोसीडिंग कैसे चली। सिर्फ अकेला 175 का 3 ही था ये इतना सारा, है ना। ये बहुत मुश्किल से समझ में चीजें आती हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज है 2 बार देख लिया ना तो आप किसी को भी बता दोगे कि यार ये ऐसा चलता है मैटर, क्योंकि ये अचानक से पावर कैसे आ गई बीच में मजिस्ट्रेट की? हम तो पुलिस का काम पढ़ रहे हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा, पुलिस ऑर्डर ले सकता था मजिस्ट्रेट का, यहाँ पे मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है तुम इन्वेस्टिगेशन करो भैया, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो, एफआईआर लिखो। तो ये कहाँ से? मजिस्ट्रेट जब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगा जब तक मजिस्ट्रेट नहीं आएगा। तो इसमें बताया, पूरी प्रक्रिया बताई कि कैसे आता है, ठीक है। तो इतने काफी है, कल देखें फिर, चलो कल देखेंगे।